नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजे आए, वैसे तो स्थानीय निकाय का चुनाव है, कोई बड़ी बात नहीं है, विधानसभा का नहीं है, लोकसभा का नहीं है, स्थानीय स्तर पर लड़े जाते हैं, उसमें पर्सनल मुद्दे बहुत होते हैं, लेकिन ये नतीजा बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत दे रहा, खासतौर से महाराष्ट्र की राजनीति में। महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से, कई दशकों से ठाकरे परिवार और पवार परिवार, ये दो अलग अलग धाराएं थी राजनीति की, जो एक समय आकर मिल गईं। क्यों? सर्वाइवल के लिए। तो दोनों की धारा क्या थी? शरद पवार की सारी राजनीति सौदे की राजनीति थी। वो पॉलिटिशियन नहीं है। उनको जो लोग, उनके लोग बताते हैं कि वे राजनीति के चाणक्य हैं, चाणक्य का अपमान इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। शरद पवार सिर्फ और सिर्फ राजनीति के सौदागर हैं। जब तक सौदागर का धंधा कब तक चलता है? जब तक सौदा करने वाले हों। जैसे जैसे सौदा करने वालों की संख्या या उनकी आबादी घटती गई, वैसे वैसे उनकी सौदागरी जो है वो घटती गई। एक समय दाऊद इब्राहिम या ऐसे लोगों के साथ सौदा चलता था उनका, उनसे दोस्ती थी। दाऊद इब्राहिम की इस देश में अगर किसी एक पॉलिटिशियन से सबसे ज़्यादा दोस्ती है तो वो शरद पवार। और शरद पवार इसको छिपाते भी नहीं। उनके लिए तमगा है कि दाऊद इब्राहिम उनसे बात करता है। दाऊद इब्राहिम अगर सरेंडर करने की बात करता है तो शरद पवार से बात करता है। तो इससे आप समझ लीजिए, तो अंडरवर्ल्ड को साथ लेकर चलना, ये और तभी उनकी सौदेबाजी चलती थी। और मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं आपको NN वोरा कमेटी की रिपोर्ट की। PV नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे, तब महाराष्ट्र में पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और अंडरवर्ल्ड के नेक्सस पर यह कमेटी बनाई गई थी उसकी जांच के लिए। उस कमेटी की रिपोर्ट तो आई, लेकिन उसके जो एनेक्चर हैं, जिसमें बताया गया है कि किस पॉलिटिशियन का या किस पार्टी का किस अंडरवर्ल्ड से क्या संबंध था, और उसमें पुलिस और जो है उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी की क्या भूमिका थी, ये कभी सामने नहीं आया। 11.5 साल हो गए मोदी सरकार को, इसमें भी सामने नहीं आया। तो शरद पवार की राजनीति इसलिए चलती रही। फिर उन्होंने कांग्रेस से किनारा किया और कांग्रेस से ही सौदा कर लिया। अब आप देखिए कि कुछ महीनों के अंदर, मार्च 1998 में उन्होंने कांग्रेस से किनारा किया, और उसके बाद जो है 1999 में कांग्रेस से सौदा कर लिया और सरकार में शामिल हो गए। साझा सरकार चली कब तक? 15 साल तक, 1999 से लेकर 2014 तक। और ये सौदा उनका चलता रहा। उसके बाद जब उन्हें लगा कि अब कांग्रेस से सौदेबाजी का ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को निशाना बनाया, उद्धव ठाकरे से समझौता कर लिया। उद्धव ठाकरे भूखे नंगे का जो हाल होता है उस तरह से था। उनको सत्ता चाहिए थी। उनको लग रहा था कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो जो है पूरी दुनिया को बदल देंगे। तो उन्होंने उस मुख्यमंत्री का पद पाने के लिए अपनी विचारधारा छोड़ दी, अपने पिता बाला साहब ठाकरे की लिगेसी छोड़ दी, और जिस वजह से उनको और उनके पिता को समर्थन मिला वो मुद्दे छोड़ दिए। और उनको लगा कि बस उनके नाम से सब कुछ हो जाएगा। तो उनकी गलतफहमी दूर हो गई। पहले जो है एकनाथ शिंदे की बगावत से, फिर लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव, अब स्थानीय निकाय चुनाव। एक ही किला उनका बचा था, BMC, वो भी कल ध्वस्त हो गया। 25 साल बाद ठाकरे परिवार की BMC से विदाई हो गई। और ये विदाई तब हुई जब दोनों भाई मिल गए थे। तो दोनों भाइयों के मिलने का कोई असर नहीं हुआ। उधर चाचा भतीजे में मेल मिलाप हो गया। किस लिए? अब आप समझिए, जो अपने को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता समझता हो, उसने समझौता किया भतीजे किस बात के लिए? अब ये मुझे नहीं मालूम कि भतीजे ने आत्मसमर्पण किया कि चाचा ने किया। सिर्फ 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ के लिए। फिर भी दोनों हार गए। इससे पहले भी बीजेपी उनको हरा चुकी है इन दोनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में, पिछले चुनाव में जो 2017 में हुआ था। इस बार चाचा भतीजे उस समय एक साथ थे, इस बार जो है अलग हो गए थे, फिर मिल गए। अब अजित पवार महायुति में डिप्टी CM हैं, लेकिन चाचा से मिल गए कि परिवार एक होता है, परिवार के लोग मिलते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अरे क्यों मिले परिवार के लोग?
कोई उसमें महाराष्ट्र के लोगों की भलाई थी? अपनी राजनीति, अपना धंधा चलाने के लिए। लेकिन मतदाता को बेवकूफ़ समझा इन लोगों ने कि मतदाता को ये सब समझ में नहीं आता। उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया। चाचा भतीजे दोनों की मिली-जुली ताकत को मात दे दी। तो चाचा भतीजे का किला ढहा। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का उदय धोखे के साथ शुरू हुआ, जब उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु को धोखा दिया और कांग्रेस पार्टी तोड़कर 1978 में सबसे कम उम्र के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसके बाद जो है उनको यह समझ में आ गया कि अकेले पार्टी चलाना संभव नहीं है, फिर लौट गए कांग्रेस में लौट गए। उसके बाद 1998 में उनको लगा वो कांग्रेस से अलग होकर वो अपना कद और बड़ा कर सकते हैं। याद रखिए 1999 में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनी शरद पवार के नेतृत्व में, और 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनी ममता बनर्जी के नेतृत्व में। आज देख लीजिए दोनों कहाँ हैं। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल होने जा रहे हैं। शरद पवार जो अपने को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहलवाना पसंद करते हैं, कभी 5 साल मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के नहीं रह पाए। कांग्रेस में थे तब भी, कांग्रेस से निकल गए तो फिर तो सवाल ही नहीं था। और सोनिया गांधी के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद 10 साल तक जरूर केंद्र में कृषि मंत्री रहे। और उस दौरान किसानों का क्या हुआ, खेती का क्या हुआ, इस देश में एग्रीकल्चर का क्या हुआ, ये सबको मालूम है। तो अपने को किसान नेता भी बताते हैं, दरअसल वो फिर कह रहा हूं व्यापारी हैं। तो किसानों का बेड़ा गर्क किया 10 साल तक जो है कृषि मंत्री रहते हुए, और साथ साथ अपनी पार्टी का भी बेड़ा गर्क किया। जब उनको लगा कि अब कोई समझौते के लिए, सौदे के लिए बचा नहीं है, तो उन्होंने उद्धव ठाकरे से समझौता किया, सौदा किया। उद्धव ठाकरे से बगावत कराई बीजेपी के खिलाफ, और उद्धव ठाकरे उसके लिए तैयार ही बैठे हुए थे। वो मुख्यमंत्री बनने के लिए शरद पवार की गोद में जाकर बैठ गए। 2.5 साल मुख्यमंत्री तो रहे, लेकिन उसके बाद सब खत्म हो गया। पार्टी चली गई, पार्टी का निशान चला गया, झंडा चला गया, चुनाव चिन्ह चला गया, पिता की राजनीतिक विरासत चली गई, और बीएमसी जो सबसे बड़ा उनका गढ़ कह लें, या जिसकी वजह से शिवसेना की पहचान थी, उस बीएमसी से भी कब्जा खत्म हो गया उद्धव ठाकरे का। शिवसेना तो अब एकनाथ शिंदे की है। तो उनको लगा चुनाव से पहले कि अगर दोनों भाई मिल जाएंगे, दोनों भाई जो 2 दशक से ज्यादा समय से अलग हैं। बाला साहब ठाकरे के रहते ही राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी थी, उद्धव ठाकरे को विरासत सौंपने के विरोध में छोड़ी थी। दोनों मिलकर एक हो गए, और उनको लगा कि गाली गलौज की राजनीति से, हिंसा की राजनीति से, नकारात्मकता की राजनीति से वो सत्ता में लौट सकते हैं। अब कह रहे हैं कि मराठी लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। अरे आप जो अपना आत्मसम्मान नहीं बचा सकता, वो मराठी लोगों का आत्मसम्मान क्या बचाएगा? और मराठी लोगों को मालूम है कि उनको अपना आत्मसम्मान कैसे बचाना है। तो मराठी लोगों की ये जो ठेकेदारी अपने आप आपने संभाल रखी थी, मराठी लोगों ने ही बता दिया कि भैया हम आपको ठेकेदार नहीं मानते, आप अपना रास्ता देखो, कुछ और व्यवस्था कर लो। 29 स्कूल हैं कॉरपोरेशंस महाराष्ट्र में, 29 में से 25 में बीजेपी और उसके साथी दलों की जीत हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एनडीए का, या महायुति है उसका नाम महाराष्ट्र में, उसका शिकंजा किस तरह से कस चुका है पूरे महाराष्ट्र की राजनीति पर। बीएमसी में एकनाथ शिंदे से जैसी उम्मीद थी वैसी परफॉर्मेंस उनकी नहीं रही। तो बीजेपी के लिए एक ये जो समस्या बनने जा रही थी, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि बीजेपी की अगली समस्या, भविष्य की समस्या एकनाथ शिंदे बनेंगे। तो एकनाथ शिंदे पर इस बीएमसी चुनाव के नतीजे के कारण अंकुश लगेगा। बीजेपी ने उनकी हैसियत को, उनकी ताकत को कुछ ज़्यादा बढ़ाकर आका। मतदाता ने बीजेपी को बताया कि आप गलतफहमी में हैं, ऐसा है नहीं। तो अब महाराष्ट्र कई राज्यों की तरह गुजरात सबसे पहले बना। 1 पार्टी रूल जो है वो गुजरात में बहुत पहले से आ चुका है, दूसरे कई राज्यों में आ रहा है। आप त्रिपुरा को देख लीजिए, आप असम को देख लीजिए, इस तरह से आप राज्य गिनते जाइए। अब महाराष्ट्र 1 पार्टी रूल की ओर बढ़ रहा है। ये जो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के,
ये कितने दिन रहेंगे या भाजपा इनको कितने दिन रखेगी मालूम नहीं है। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो घोषणा की उसको हमेशा याद रखिए कि 2029 में अकेले अपनी सरकार बनानी है। तो बीजेपी का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, उसको 2029 में कोई सहयोगी नहीं चाहिए। तो सहयोगियों का साथ जो है 2029 के चुनाव से पहले खत्म होना है। कौन पहले जाएगा ये मालूम नहीं है किसी को, लेकिन जो परिस्थिति है उसमें लगता है कि पहले अजीत पवार को ही जाना चाहिए या उन्हीं से मुक्ति पाना चाहिए बीजेपी को। बीजेपी अजीत पवार नाम का बोझा अपने कंधे पर लेकर घूम रही है, उसकी रीढ़ झुक जाएगी। ये बोझ वो उठा नहीं पाएगी लंबे समय तक। लेकिन बीजेपी को समय लगता था अजीत पवार को साथ लेने से फायदा होगा। फायदा क्या होगा? एकनाथ शिंदे पर नियंत्रण रख सकेंगे। अब वो जरूरत भी खत्म हो गई है और अजीत पवार की कोई उपयोगिता नहीं बची है। वो गठबंधन में होने के कारण सीटें उनको विधानसभा में मिल गई, लेकिन अलग लड़कर उन्होंने स्थानीय निकाय के चुनाव में बता दिया कि उनकी राजनीतिक हैसियत शून्य की ओर बढ़ गई है और उनके चाचा की हैसियत तो और ज्यादा खराब हो गई। तो ये स्थानीय निकाय के चुनाव ने जो सिलसिला शुरू हुआ था 2019 में उद्धव ठाकरे के धोखे की राजनीति से, उसमें पहला मोड़ आया एकनाथ शिंदे की बगावत से। दूसरा मोड़ आया जब बीजेपी ने समझौता किया, बीजेपी ने अपने चीफ मिनिस्टर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना स्वीकार किया। वो समय की जरूरत थी ऐसा बीजेपी को लगा और ये जो दांव खेला बीजेपी ने वो कारगर साबित हुआ। एकनाथ शिंदे की ताकत बढ़ाई और उस ताकत से उद्धव ठाकरे की ताकत घटाई। वो जरूरत जो एकनाथ शिंदे की थी बीजेपी के लिए वो पूरी हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं कि बीजेपी एकनाथ शिंदे से तुरंत कोई छुटकारा पाने जा रही है। एकनाथ शिंदे अभी बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन इतना है कि महाराष्ट्र की राजनीति से दो परिवारों का खेल खत्म हो गया है। अब देखिए, राजनीतिक दल जो है वो अमीबा की तरह होते हैं। अमीबा का जितना भी विखंडन हो खत्म नहीं होता, उसका कोई ना कोई अंश बचा रहता है। इसी तरह से राजनीतिक दल होते हैं। तो राजनीतिक दल कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते, उनका एक न एक अंश बचा रहता है। यही इन दोनों पार्टियों का होने वाला है, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है और जो शरद पवार की पार्टी है, दोनों का। ये नाम के लिए पार्टियां रह जाएंगी, इनका कोई राजनीतिक अस्तित्व, कोई राजनीतिक हैसियत नहीं बचेगी। ये सत्ता की दावेदार कभी नहीं बन पाएंगी। अब कोई नई राजनीतिक शक्ति उभरे तो बात अलग है, अन्यथा बीजेपी के अश्वमेध के घोड़े को रोकने वाला कोई नहीं है महाराष्ट्र में इस समय। एकनाथ शिंदे को अगर पॉलिटिकली सरवाइव करना है तो बीजेपी के साथ रहना है। बीजेपी से अलग होकर अपनी ताकत आजमाना चाहेंगे तो उनका हश्र उद्धव ठाकरे और अजीत पवार जैसा हो सकता है। शरद पवार अब महाराष्ट्र की राजनीति का अतीत बन चुके हैं। वो वर्तमान तो पहले ही नहीं रह गए थे अब, और उनके बारे में भविष्य की बात करना उससे बड़ी नासमझी कोई नहीं होगी। वही हाल उद्धव ठाकरे का हो गया है। उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी में नंबर 2 के खिलाड़ी बच गए हैं। उससे बाहर, बीएमसी से या मुंबई से बाहर महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। महाराष्ट्र के मतदाताओं ने दो परिवारों की राजनीति को खत्म कर दिया। कहा कि अब घर बैठिए, बहुत काम कर लिया आपने, अब थोड़ा आराम कीजिए, अब आपकी जरूरत नहीं है। तो ठाकरे परिवार और पवार परिवार दोनों की राजनीति खत्म हो चुकी है। पवार परिवार चूंकि उनके पास सौदेबाजी की शक्ति है, पैसा अपार है, तो इसलिए वो चर्चा में बने रहेंगे, चर्चा से बाहर नहीं होंगे। लेकिन जमीन पर लोगों के मन में, मतदाता के मन से वो उतर चुके हैं, वहां उनके लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए दिल्ली के सत्ता गलियारों में, उद्योगपतियों के बीच में उनकी चर्चा बनी रहेगी। लेकिन राजनीति में उनका सितारा फिर से चमक सकता है या उनकी कोई पहचान
फिर से नई स्थापित हो सकती है, इसकी उम्मीद खत्म हो चुकी है। और कांग्रेस की तो बात हमने की नहीं, लगता है कांग्रेस की बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए, जिस पार्टी ने आज़ादी के बाद से तो राज कर ही रहे थे, अभी 1999 से 2014 तक लगातार 15 साल सत्ता में रही, अभी 11 साल पहले ही सत्ता से हटी है। सत्ता से ही नहीं हटी, ये कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पाई, महाराष्ट्र के लोगों के दिल से भी हट गई, उनकी नज़र से भी उतर गई। तो किसी व्यक्ति या संगठन या राजनीतिक दल हो, उसके लिए सबसे बुरा समय होता है जब वो लोगों की नज़रों से गिर जाए। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के लोगों की नज़रों से गिर गई है, हालांकि देश के ज़्यादातर राज्यों में यही हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी का अतीत ये बताता है, इतिहास ये बताता है कि जब एक बार वो गिर जाती है लोगों की नज़रों से तो फिर उठ नहीं पाती। कांग्रेस का इतिहास ऐसा नहीं है, वो फाइट बैक करके फिर से जो है सत्ता में आने की कोशिश भी करे। तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आप एक एक करके राज्य गिनते जाइए, आप देखिए क्या हुआ है कांग्रेस का। कोई एक राज्य बताइए जहां इस तरह से लोगों की नज़र से गिरने के बाद कांग्रेस ने कोई लड़ाई लड़ी हो फिर से वापस आने की। उसमें लड़ने की क्षमता ही नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस को अब धीरे धीरे भूलना शुरू कर देना चाहिए। अभी उसके कुछ अवशेष बचे हुए हैं, कुछ 3 राज्यों में सरकार है, लेकिन अगले चुनाव जब होंगे इन 3 राज्यों में, तो इनमें से किसी में भी कांग्रेस सत्ता में रहेगी, ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो चुनाव के नतीजे, खासतौर से मैं कह रहा हूं 2024 के बाद के, वो परिवारों की राजनीति के समापन की घोषणा कर रहे हैं। ये बात कभी पूरी तरह से नहीं होती, 100% नहीं होता, क्योंकि आप उदाहरण दे सकते हैं कि आप देखिए झारखंड में क्या हुआ, लेकिन अपवाद को नियम नहीं माना जा सकता। झारखंड का उदाहरण देखते हैं तो बिहार का उदाहरण भी देखिए, आप उड़ीसा का उदाहरण भी देखिए, आप हरियाणा का उदाहरण देखिए। चौटाला परिवार का कोई नाम लेवा रह गया क्या हरियाणा की राजनीति में? और याद रखिए 2027 आ रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। पंजाब से बादल परिवार का नाम साफ हो गया है, और 2027 में अगर यही हर्ष मुलायम सिंह यादव के परिवार का हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो परिवार की राजनीति करने वालों को थोड़ा सावधान होना चाहिए। हालांकि कई राज्यों में अभी परिवार की पार्टियों का राज है, और मुझे लगता है अगला नंबर जो लगने वाला है वो करुणानिधि के परिवार का है। तमिलनाडु से एमके स्टालिन की सरकार का जाना तय लग रहा है, आएगा कौन ये अभी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन तमिलनाडु में 2026 के चुनाव में डीएमके फिर लौटकर आएगी, इसकी संभावना हर दिन कम होती जा रही है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।